हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम कीन्स का उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी देखा था। समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कीन्स ने क्या माना था कि अल्पकाल में बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी और बाकी अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान ले, प्राकृतिक साधन, कैपिटल, ये सब। तो राष्ट्रीय आय और उत्पादन है वो किस पर निर्भर करेगी? केवल रोजगार की मात्रा पर ही। तो रोजगार के स्तर को बढ़ाकर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि रोजगार भी कब बढ़ेगा? राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय बढ़ने पर ही। ठीक है। तो एक उन्होंने कंसेप्ट दिया कि प्रभावपूर्ण मांग का। प्रभावपूर्ण मांग को क्या बताया? एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगा। प्रभावपूर्ण मांग वह होगी जिस पर वह सकल पूर्ति के बराबर होगी। ठीक है। अब वापस देखो इसको, प्रभावपूर्ण मांग क्या थी? वह मांग जिस पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, उसको उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग कहा। या प्रभावपूर्ण मांग ही क्या है? राष्ट्रीय आय के बराबर या राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है, या वही C+I के बराबर है। 3 सेक्टर मॉडल बात करें तो C+I+G के बराबर होगी। ठीक है, ये हम देख लें। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये बोला था कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो 2 तत्वों पर निर्भर करी है, कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन। कुल मांग फलन क्या था? श्रमिकों को लगाने से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको बेचने से जो प्रत्याशित आय है, ठीक है, होने वाले प्रत्याशित आय को बता रहा है कुल मांग फलन या समग्र मांग फलन। और समग्र पूर्ति फलन क्या बता रहा है? लागत को विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को लगाने से जो कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है उनको उस उत्पादन की प्रक्रिया में जितना लागत आएगा, मतलब इतना तो अवश्य मिलना ही चाहिए। जितनी लागत आ रही है उतना तो उसको बेचने से प्राप्त मूल्य मिलना ही चाहिए, तभी वो उस उत्पादन को करेंगे और उतने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो उन विशिष्ट संख्या में श्रमिकों को लगाए रखने के लिए जितनी कीमत आवश्यक है, ठीक है, या एक तरह से साधन लागत को बता रहा है हमारा सप्लाई फंक्शन। तो ठीक है, ये कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन ये हमने देख लिया था। इन दोनों के आधार पर हमने रोजगार के संतुलन का निर्धारण किया था। हाँ, ये टेबल डिस्कस करना हमारा रह गया था, इसको आप देख सकते हो। चाहो तो आप इसको यदि टाइम मिले एग्जाम में तो आप इसको बना सकते हो, नहीं मिले तो आप सिर्फ ग्राफ के माध्यम, डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ हमने लिया है एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पर हमने रोजगार के स्तर को n को या 10, 15, 20, 25 या लाख में लिया है। समग्र पूर्ति कीमत को करोड़ में लिया है। समग्र पूर्ति कीमत एक तरह से साधन लागत को बता रही है, मतलब और ये बता रहे हैं कि रोजगार के स्तर से हमने जो वस्तुओं का उत्पादन किया है उससे हमें जो प्रत्याशित आय है वो कितनी है। अब 10 लाख श्रमिकों को लगाने से यहाँ पर 200 करोड़ की लागत आएगी। मतलब उन 10 लाख लोगों को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा या बाकी जो सारा खर्चा है वो कितना हो रहा है? 200 करोड़। अब उन्हीं 10 लाख रोजगार के स्तर पर जो उनके द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया उनको बेचने पर जो प्रत्याशित आय है वो 210 करोड़ की है। तो यहाँ पर क्या 10 करोड़ ज़्यादा लाभ हो रहा है तो और बढ़ेंगे। फिर 15 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, उससे कितना मिल रहा है? 215। तो उसकी लागत आ रही है और मिल रहा है 220। तो यहाँ और लाभ हो रहा है तो और आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? लागत तो बढ़ेगी। इसलिए हमने पॉजिटिव बनाया है। इस तरह से है, ना कि इस तरह से। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे हम रोजगार का स्तर बढ़ाएंगे उनको जो दिया जाने वाला पारिश्रमिक है या साधन लागत है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगी वो हमने पिछले क्लास में देख लिया था। इसलिए 20 लाख श्रमिकों को लगाने पर जो हमारी जो लागत आ रही है वो 230 करोड़ है। और उसी तरह से होने वाली जो प्रत्याशित आय है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको बेचने से इतनी आय प्राप्त हो जाएगी, वो भी 230 करोड़। तो 230 करोड़। तो ये क्या है? संतुलन या साम्य का बिंदु होगा जहाँ पर, क्योंकि अब आगे यदि बात करें, मान लो इससे ज़्यादा श्रमिकों को लगाया जाए तो उस पर क्या होगा? लागत ज़्यादा आ रही है और जो
प्रत्याशित आय है या जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 240 ही है। मतलब उन वस्तुओं को खरीदने के लिए जो मार्केट में जो डिमांड है वो 240 करोड़ की है। लोग उसके लिए 240 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, तो पैसे कितने मिल रहे हैं? 240 ही मिल रहे हैं। तो ये वापस क्या होगा, धीरे धीरे वापस जो उद्यमी है वो क्या करेगा, रोजगार को कम करना चाहेगा, मतलब श्रमिकों को हटाना चाहेगा और वापस किस पे आ जाएगा, इस बिंदु को। इसको हमने पिछली बार डायग्राम के द्वारा देखा था, ये अपने शेड्यूल के द्वारा देख लिया। ठीक है, ये पूरा हमने देख लिया था। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट था उसको देखना यहाँ ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है, केन्स ने हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इकोनॉमी पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही संतुलन में हो। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो पूर्ण रोजगार का स्तर है NF है, लेकिन इकोनॉमी उससे पहले ही N पॉइंट पर संतुलन में है, ई बिंदु पर। ON रोजगार के स्तर पर यहाँ पर ई बिंदु पर इकोनॉमी संतुलन की स्थिति में है। अब ऐसा क्यों है? केन्स ने ये बोला कि ऐसा पॉसिबल है, अब पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना है यदि इकोनॉमी को, तो क्या करना होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा हमें। इस स्थिति में क्या है, N और NF, ये जो बीच का एरिया, यहाँ जो इतने श्रमिक है वो क्या है, बेरोजगार है। और ये जो बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बोला था कि इकोनॉमी में कभी भी अनैच्छिक बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ किसने बोला कि जब एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से, एग्रीगेट डिमांड भी नहीं, प्रभावपूर्ण मांग की, यदि इफेक्टिव डिमांड की कमी है तो क्या होगा, उसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस बेरोजगारी दूर करने का उपाय भी किसने ये क्या बताया कि इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो। देखो, सिर्फ डिमांड बढ़ेगी तो इसी पे बढ़ेगी, इसको डिमांड को बढ़ाया तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। इफेक्टिव डिमांड क्या है, जहाँ पर वो इसकी एग्रीगेट सप्लाई करके बराबर होती है, उसको काटती है। तो इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी के स्तर को कम कर सकते हैं और इकोनॉमी को पूर्ण रोजगार के स्तर पर ले जा सकते हैं। ये उन्होंने बोला। ये पूर्ण रोजगार का जो बिंदु है, ये इष्टतम बिंदु है जिसको हर एक इकोनॉमी प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए अब जो इकोनॉमी में है, राजकोषीय मौद्रिक नीति, उनके माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। वो आय और कंजम्पशन और निवेश बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों का उपयोग करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करें, तब इस बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसी के माध्यम से जो 1930 की मंदी जिसको बोलते हैं, उससे निकलने का समाधान केन्स ने दिया था और वाकई वो कारगर था और आज भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब इसकी हम पूरी जो केन्स का जो ये सिद्धांत है, इसकी थोड़ी सी डिटेल में व्याख्या और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक ये दिया गया है, इसको देखो, ये ओझा की बुक में ये बहुत ही अच्छा एक चार्ट के द्वारा पूरे सिद्धांत को बताया है। हम इसके द्वारा एक बार फिर से इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, केन्स ने क्या बोला, आय और उत्पादन किस पर निर्भर कर रहे हैं, रोजगार पर निर्भर कर रहे हैं। और रोजगार स्वयं आय और उत्पादन पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही किस पर निर्भर कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया वो क्या है, प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, जो इफेक्टिव डिमांड है वो किस पर निर्भर करती है या किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। अब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है वो अल्पकाल में स्थिर माना है उसको, और एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है वो क्या है, वो निर्भर कर रहा है कंजम्पशन पे और विनियोग या निवेश पर। ये हमने देख लिया था, C+I, यदि दो सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे तो ठीक है, वरना तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ 3 भी है, देखो इसको भी है, G भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो C+I+G मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों मिला के किसको डिफाइन करें, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या समस्त मांग फलन क्या है, C+I+G। ठीक है, इसी को हम एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। अब दूसरा, अब हम बात करते हैं एक एक करके उपभोग की या कंजम्पशन किस पर निर्भर कर रहा है, आय पर, उपभोग की प्रवृत्ति पर। कहने का मतलब
एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा यदि कंजम्पशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सरकारी व्यय बढ़ता है। ठीक है, तो यदि इन तीनों में वृद्धि होती है तो क्या होगा, समग्र मांग फलन में वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग देखते हैं। अब कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है आय पे और उपभोग की प्रवृत्ति पे। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो कंजम्पशन में वृद्धि होगी। ये किस अनुपात में होगी, ये डिपेंड करेगा कि एपीसी और एमपीसी कितनी है। एपीसी एमपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं उपभोग की प्रवृत्तियाँ। उपभोग की प्रवृत्ति ये डिपेंड करती है कि लोगों में जैसे इसको पहले ये देखते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति C/Y, ये क्या है, एपीसी, औसत प्रवृत्ति। औसत प्रवृत्ति क्या होती है, सपोज़ एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपये, हम ये माइक्रो का एग्जांपल ले रहे हैं। अब उसमें से यदि वो 40 रुपये क्या करता है, कंजम्पशन पे खर्च करता है इनकम में से, तो खर्च कितना किया, 40/100 में से 100 में से 40 किया, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो कितनी हो गई, 0.4। ठीक है, कहने का मतलब 40% वो खर्च कर रहा है। औसत प्रवृत्ति अपनी टोटल इनकम का 40% भाग वो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। अब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत प्रवृत्ति है कि यदि इनकम मान लो इसकी 100 से 200 हो जाए, इनकम में परिवर्तन से वो अपने उपभोग में कितना परिवर्तन कर रहा है। सपोज पहले 40 था, अब क्या हुआ, उसने 60 कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गई, उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, 20 का, और आय में कितना परिवर्तन हुआ, 100 का, 0.5, सॉरी इसको 0.2 लिखेंगे, 0.2 या 1/2, या जो हमारी सीमांत प्रवृत्ति है वो इतनी है। तो सीमांत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति दोनों का मतलब ये है कि जैसे 2 मिनट, हम उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर देखो ये लिखा है कि अल्पकाल में प्राय स्थिर रहते हैं। उपभोग की जो उपभोग प्रवृत्ति है, लोगों की अनेक उद्देश्यों, जैसे कि कठिन परिस्थितियों में बीमारी, बेरोजगारी आदि के लिए बचत करने की उनकी इच्छा, कुछ प्रत्याशित आवश्यकताओं जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए, या ओल्ड एज की सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, बचत करके रखते हैं। ऐसे भविष्य में निवेश करने के उद्देश्य से धन जुटा कर रखने की इच्छा। तो ये सारे व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है, किसी की ज़्यादा या किसी की कम। उनकी प्रवृत्ति क्या है, कोई कंजूस प्रवृत्ति का ज़्यादा है तो ज़्यादा बचा के रखेगा। तो इनको भी मानना है कि अल्पकाल में स्थिर रहती है। ऐसा नहीं कि कल मेरी इच्छा होती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करती थी, आज मैं ज़्यादा खर्च करने लगी, तो उनको बोला है कि अल्पकाल में स्थिर ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो कंजम्पशन है वो जो किस पर निर्भर कर रहा है, अल्पकाल में आय पर। अब यहाँ पर देखते जाना, देखो उपभोग, इसको हमने स्थिर मान लिया, तो अब क्या है, यहाँ पर क्या कंपोनेंट बचा, इनकम। अब हम बात करते हैं विनियोग की। विनियोग या निवेश या इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट दो तत्वों पर निर्भर कर रहा है, ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ब्याज की दर, अब कैसे, अब यहाँ पर देखो कोई निवेशक है, वो जब निवेश करता है तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे वो पूंजी उधार लेकर आएगा। पूंजी सपोज बैंक से उधार ली, तो बैंक से यदि वो उधार ले रहा है या किसी से भी ले रहा है, तो पूंजी के बदले उसको क्या देना पड़ेगा, उधार लिया तो उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज की दर क्या, एक तरह से लागत है पूंजी की। तो ब्याज की दर जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, निवेश के लिए उधार ज़्यादा लिया जाएगा और निवेश ज़्यादा होगा। तो निवेश की डिमांड या जो विनिवेश है वो बढ़ेगा। ब्याज दर जितना कम होगा, निवेश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लोग कम ब्याज पर उधार ले पाएंगे, ज़्यादा मात्रा में उनके पास, तो हम क्या देख रहे थे कि यदि ब्याज की दर कम है तो क्या होगा, निवेश ज़्यादा होगा। अब ब्याज की दर पर इसलिए निर्भर कर रहा है क्योंकि इसी कारण से जो मौद्रिक नीति की भी हम बात करते हैं, कि जब भी हम एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ब्याज की दर कम करके निवेश को बढ़ाया जाए ताकि मंदी या बेरोजगारी जैसी स्थिति है उसका सामना किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि ब्याज की दर कैसे निर्धारित हो रही है, ब्याज की दर किस पर निर्भर कर रही है। जो स्वयं ब्याज की दर है वो 2 तत्वों पर निर्भर कर रही है, द्रव्य की तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा।
देखो ये जो वर्ड है द्रव्य की तरलता पसंद, ये थोड़ा बहुत ही सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है। इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, मुद्रा की मांग, और ये है मुद्रा की पूर्ति। किसी भी वस्तु का हम जब कीमत का निर्धारण करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मांग और उसकी पूर्ति तत्वों को देखकर उसकी कीमत का निर्धारण करते हैं। वैसे ही ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए इसकी मांग क्यों की जा रही है वो हम देखेंगे। जो मुद्रा की मांग है या पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति किसके माध्यम से हो रही है, जो मुद्रा की मांग क्यों की जा रही है, तीन उद्देश्यों के लिए की जा रही है। केन्स ने माना कि लेन देन उद्देश्य के लिए, हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन है उनकी पूर्ति के लिए हम कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। अब मुद्रा की मांग को केन्स ने बोला है कि तरलता पसंदगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मुद्रा की मांग का यहाँ केन्स के द्वारा क्या अर्थ है कि मुद्रा की कितनी मात्रा को व्यक्ति अपने पास तरल रूप में रखना चाहता है ताकि वो अपने निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा कर सके। हम क्यों अपने पैसे को कैश फॉर्म में रखते हैं, नगद रूप में अपने पास रखते हैं, ताकि हमारी डेली लेन देन जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव, फ्यूचर देखे कोई कभी बीमार ना हो जाए, कोई बच्चों की एजुकेशन या फिर मैरिज और या फिर ओल्ड एज के लिए सिक्योरिटी, उसके हिसाब से हम देख के थोड़ा पैसा बचा के तरल रूप में रखते हैं अपने पास। ठीक है। सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य का मतलब है कि कुछ पैसे बाजार में ब्याज की दर में उतार चढ़ाव होने पर लाभ प्राप्ति की आशा से कुछ पैसा लोग तरल रूप में रखते हैं, इस कारण भी मुद्रा की मांग की जाती है। ठीक है। ये तीनों मिला के केन्स ने बोला कि ये जो क्या है मुद्रा की मांग को सूचित कर रहे हैं। ये तीनों मनोवैज्ञानिक कारण से प्रभावित होते हैं और प्राय अल्पकाल में स्थिर होते हैं। इनको भी क्या बोला केन्स ने, हमारी जो डेली का ट्रांजेक्शन है वो भी ऐसा नहीं कि कल क्या था आज चेंज हो जाएगा। ठीक है। जो सब ये भी इन्होंने अल्पकाल में इसको भी स्थिर माना। इसमें भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, अल्पकाल में हम इसमें ज़्यादा चेंजेस या परिवर्तन नहीं देखते। तो दूसरी तरफ बात किस पर आ जाती है, यहाँ पर केन्स ने बात करी थी ये अल्पकाल में स्थिर है, यहाँ भी बोल दिया ये अल्पकाल में स्थिर है। तो यहाँ क्या बचा था, इनकम। ब्याज की दर में अब बच रही है हमारी मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मात्रा भी क्या है, वास्तविक मुद्रा M1, साख मुद्रा M2, और ये दोनों M1 M2 पूर्णतः सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है। साख मुद्रा क्या होती है, हम जब कमर्शियल बैंकिंग पढ़ेंगे वो डिटेल में देख लेंगे। जो बैंकों के द्वारा जो मुद्रा का क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से जो मुद्रा का सृजन किया जा रहा है वो साख मुद्रा है। और अब मुद्रा की मात्रा, जितनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी अल्पकाल में, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर ब्याज की दर को कम किया जा सकता है। मुद्रा की मूर्ति को कम करके ब्याज की दर को बढ़ा जा सकता है। अब जैसे ये ऐसा ही है जैसे किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ाओगे, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, उसकी क्या होगी, सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी कीमतें कम हो जाती है। इसी तरह यदि मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ा दी जाए तो ब्याज की दर कम हो जाएगी और निवेश को बढ़ाया जा सकता है मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर। इसी आधार पर मौद्रिक नीति हम देख सकते हैं। और यदि इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुद्रा की लोगों से क्रय शक्ति को कम खींचना है, क्रय शक्ति को कम करना है, तो क्या करेंगे, मुद्रा की मात्रा को कम करेगी सरकार भी, और आरबीआई उसको क्या करेगी, कम करेगी। तो इससे क्या होगा, मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, और मुद्रा की मात्रा कम होने से इफेक्ट क्या होगा, ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ब्याज की दर बढ़ने से लोग कंजम्पशन के लिए भी और निवेश के लिए भी लोन कम लेंगे, और दोनों ही कम हो जाएंगे। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, रोजगार का स्तर कम होगा, उत्पादन कम होगा और राष्ट्रीय आय कम होगी। ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए जस्ट अपोजिट हमें करना पड़ेगा। तो दूसरा हमने यहाँ देखा, ये अल्पकाल में स्थिर है, ये भी अल्पकाल में स्थिर है। तो यहाँ पर हमारी मुद्रा की मात्रा और कंजम्पशन को जो प्रभावित करने वाला मेन फैक्टर है वो है आय। अब हम बात करते हैं इधर निवेश में ही ब्याज दर था। ब्याज की दर में भी हमने देखा जिस पर निर्भर कर रहा है मुद्रा की मांग और मुद्रा की मात्रा, तो इसको हमने स्थिर मान लिया, अल्पकाल में स्थिर माना केन्स ने। और यहाँ बची मुद्रा की मात्रा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं MEC, विनिवेश किस पर निर्भर करता है। देखो जब कोई भी निवेशक निवेश कर रहा है तो वो दो चीज़ें देखता है कि वो जहाँ से उधार लेके आ रहा है वहाँ उसको कितनी लागत आ रही है, कितना ब्याज देना पड़ रहा है, और जिसमें वो निवेश कर रहा है उससे उसको कितनी मतलब लाभ प्राप्ति की आशा है, कितनी प्रॉफिट की उम्मीद है। ठीक है। मैंने 4% पे मैंने कुछ लोन उधार लिया, और अब मैं जहाँ निवेश कर रही हूँ, सपोज़ मैंने कोई ट्रैक्टर खरीदा या मैंने कोई बिल्डिंग बनाई जिसको मैं रेंट पे दे रही हूँ, तो उससे होने वाला जो मेरा प्रॉफिट है वो कम से कम 4% से ज़्यादा होगा, तभी मैं निवेश करूँगी। मान लो 8% या 15% मुझे मिल रहा होगा, ये तो निवेशक निवेश करना चाहेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैंने आपको सरल भाषा में थोड़ा समझाया इसको। अब इसको टेक्निकल भाषा में केन्स ने बोला है पूंजी की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये किस पर निर्भर करती है,
ये भी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। आपको कितना प्रॉफिट होगा वो किस पर निर्भर करेगा कि पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय क्या है। मतलब आप उसको बेचकर यदि उसको वापस वैसा का वैसा कुछ वापस लाना चाहो तो उस पर लागत कितनी आ रही है, मतलब कहने का मतलब उसकी लागत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है और पूंजी पर संभावित लाभ की आशा कितनी है। आपने कुछ खरीदा है, कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदी है, उसकी लागत कितनी है और उस पर लाभ प्राप्ति की आशा कितनी है। ठीक है, आपने 1 लाख में कुछ खरीदा है और उस पर आपको 1.5 लाख मिलने की उम्मीद है, तो ये दोनों पर निर्भर करेगा कि आपका प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो निवेश किस पर निर्भर कर रहा है, ब्याज की दर पे और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे। अब उसमें से भी हमने बोला कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी अल्पकाल में या मंदी काल में ये प्राय स्थिर ही रहती है। अल्पकाल में तो हम मानते हैं, लेकिन जो मंदी काल में इनको स्थिर मानने का क्या कारण है, जब जैसे अभी जैसे कोरोना के कारण रिसेशनरी कंडीशन है, मंदी की स्थिति आ गई है इकोनॉमी में, तो यहाँ पर क्या है, एमईसी मतलब प्रॉफिट होने की किसी भी सेक्टर में उम्मीद बहुत कम है। तो मंदी काल में ये क्या है, प्राइस स्थिर ही रहते हैं। तो यदि हमें बेरोजगारी का निवारण करना है, हमें मंदी से बाहर निकलना है, तो हमें हमें क्या करना होगा, ब्याज की दर को कम करना होगा, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय बढ़े, लोगों की राष्ट्रीय आय बढ़े, इसलिए क्या रोजगार बढ़ाना होगा। सरकार को, अब तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो इसमें काम करेगा। सरकार क्या करे, अपना व्यय बढ़ाए राजकोषीय नीति के माध्यम से, सरकारी व्यय या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, हर गवर्नमेंट आके निवेश करे, उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब सरकार आगे आती है तो ये एमईसी भी बढ़ता है। धीरे धीरे यदि सरकार सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगेगी, निवेश करने लगेगी, तो जो निजी निवेशक है उनको किसी लाभ की उम्मीद हो जगेगी। इस कारण वो थोड़ा थोड़ा निवेश करना स्टार्ट करेंगे। निवेश होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और इसके माध्यम से, तो फिर क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से जी बढ़ने से आय बढ़ने से सी बढ़ने से क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो था, ये जो हमने बात की थी, ये क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा और हम क्या करेंगे, हम बेरोजगारी की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्या था, कीन्स का जो सिद्धांत था उसकी व्याख्या हमने यहाँ पर की उसको। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इसका सारांश रूप में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उसको देख लो। हाँ, अब यहाँ स्पष्ट है कि कीन्स ने राज्य को मूकदर्शक न बैठकर अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और विस्तार के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए जोर दिया है। यहाँ पर उसने प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों की निरपेक्षता की नीति, पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर की आलोचना करते हुए राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप को महत्व दिया। कीन सच्चे मायने में एक साम्यवादी न होकर नियंत्रित पूंजीवाद का कट्टर समर्थक थे और यही बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल समाजवाद की भी अपनी एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उनकी अपनी कमियां हैं, पूंजीवाद की अपनी कमियां हैं। लेकिन कीन्स जो भी एक मिडल पाथ की बात करते हैं कि पूंजीवाद हो, लेकिन वो भी क्या हो, नियंत्रित पूंजीवाद हो, वहाँ पर भी सरकार के महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। ठीक है, इसी आधार पर कीन्स ने जो 1930 में ये सिद्धांत दिया था, 36 में, उसकी मान्यता या उसका महत्व अभी भी है। अभी भी विभिन्न अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति से निकलने के लिए ये कीन्स का जो सिद्धांत था कि सरकार को आगे आना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एमईसी बढ़ेगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ती है सरकार के द्वारा, यदि आरबीआई सप्लाई बढ़ाती है, आरबीआई भी सरकार का ही भाग है, मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और इससे हम क्या करेंगे, बेरोजगारी और मंदी की स्थिति से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक इसका सारांश रूप में इन्होंने दिया है। एक बार इसको आप रीड कर लेते हैं। रोजगार क्या है, कीन्स ने पहला पॉइंट बताया था, रोजगार क्या आय का फलन है। एम्प्लॉयमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्पादन जैसे बढ़ेगा, उसके लिए रोजगार भी बढ़ेगा। उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। रोजगार आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। रोजगार किस पर निर्भर है, इफेक्टिव डिमांड पर। इफेक्टिव डिमांड वह बिंदु जहाँ पर समस्त पूर्ति फलन समस्त मांग फलन का साम्य होता है। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक घटक कौन कौन से थे, समस्त पूर्ति फलन, समस्त मांग फलन, ये हमने देख लिया था। रोजगार के संतुलन स्तर पर समस्त पूर्ति कीमत समस्त मांग कीमत के बराबर होती है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। कीन्स की धारणा थी कि यद्यपि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के द्वारा होता है, किंतु अल्पकाल में भौतिक साधनों की मात्रा, कुशलता, तकनीकी दशाओं आदि में स्थिरता होने के कारण समस्त पूर्ति फलन में लगभग स्थिरता ही रहती है, स्थिरता की प्रवृत्ति रहती है। जो पूर्ति फलन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, भौतिक साधनों की मात्रा को अचानक से हम नहीं बढ़ा सकते, तो इस कारण से हमने जो कीन्स ने क्या है, कीन्स ने समस्त पूर्ति फलन है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को कांस्टेंट ही माना है। इसलिए उन्होंने ज़्यादा जो फोकस किस पे किया है, एग्रीगेट डिमांड प्रभाव, उसमें भी प्रभावपूर्ण मांग में, इसे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने में समस्त मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है,
दोनों में किसको फोकस किया है? एग्रीगेट डिमांड को। समस्त मांग फलन कुल उपभोग व्यय और कुल वेग के सामूहिक योग पर निर्भर करता है यहाँ पर, ठीक है। कुल विनियोग व्यय के सामूहिक योग पर सार्वजनिक व्यय को जोड़ने पर समस्त मांग फलन निर्भर करेगा C+I+G, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किस पर निर्भर कर रहा है? C+I। या एग्रीगेट डिमांड को हम लिखते ही ऐसे C+I+G, ठीक है। उपभोग व्यय की मात्रा जो निर्भर कर रही है वो आय की मात्रा पर, उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर कर रही है। उसमें हमने उपभोग प्रवृत्ति को क्या बोला है? सामाजिक रीति रिवाज और आदतों पर निर्भर होने के कारण वो अल्पकाल में स्थिर है। तो बचा क्या? उपभोग जो है अल्पकाल में किसके द्वारा निर्धारित होगी? आय के द्वारा। फिर उपभोग की प्रवृत्ति में अल्पकाल में सामान्यतः स्थिरता के कारण रोजगार में उतार चढ़ाव मुख्यतः विनियोगों पर निर्भर करते हैं। अब देखो, उपभोग की प्रवृत्ति भी अल्पकाल में स्थिर है, तो अब जो रोजगार में जो उतार चढ़ाव होंगे वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पे। अब एग्रीगेट डिमांड में भी इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है केन्स ने। क्यों किया है? क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। तो जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार में उपभोग में परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता। तो रोजगार में भी उतार चढ़ाव है, उनको विनियोग या निवेश पर निर्भर माना है। विनियोग की मात्रा स्वयं दो घटकों पर निर्भर कर रही है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज दर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता अल्पकाल में तेजी से परिवर्तन संभव नहीं है, अभी हमने देखा। तो पहली, ठीक है, तो ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता को भी दो कारकों से निर्धारित कर माना है, पूंजी की प्रतिस्थापन लागत और पूंजी की भावी लाभ की आशा। प्रथम तो भौतिक साधनों की सीमितता के कारण, दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण अल्पकाल में तेजी से नहीं बदलती। प्रतिस्थापन की लागत, भौतिक साधनों की सीमितता के कारण उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे। और सेकंड में भी ये मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। लाभ भी अभी एकदम से जैसे कोरोना हो गया है तो लोग धीरे धीरे ही उनमें उम्मीद जगेगी कि कहीं इन्वेस्ट करें तो लाभ हो सकता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है ना मार्केट में। इस कारण मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर निर्भर, अतः विनियोगों में वृद्धि का विकल्प भी कुछ क्या है? बहुत कुछ ब्याज की दरों में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, केन्स ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है? एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड में बोला कि C+I+G है, उसमें से भी केन्स ने बोला है कि भाई निवेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि C में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है। और यदि बात करें तो G पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। द्रव्य की तरलता पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, अतः मुद्रा की मांग मतलब वो भी कांस्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण नहीं है। मुद्रा की मात्रा ये भी अल्पकाल में कांस्टेंट होता है, तो उसमें भी बोला मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके ब्याज की दर में कमी लाई जा सकती है। ब्याज की दर में कमी लाना ही निवेशों में वृद्धि का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। निवेशों का, उसके लिए क्या होगा? MSE को बढ़ाना होगा। MSE को बढ़ाने के लिए क्या होगा? सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार द्वारा यातायात, संचार, सिंचाई परियोजना आदि लोक निर्माण कार्यों पर दिल खोल कर मतलब खुल के व्यय करने की राय दी है, ताकि आय और उपभोग बढ़ सके। ये देखो, ये लाइन, ये पैराग्राफ, ये देखिए जिसकी हम बात करें, तो इस प्रकार बेकारी या बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने निवेशों और उपभोग दोनों को बढ़ाने पर छोड़ दिया है। उपभोग कब बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, उत्पादन बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तब जाके उपभोग बढ़ेगा, ठीक है। तो निवेश को डायरेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे कंजप्शन में उसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए निवेश पर ज़्यादा फोकस किया। केंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जो आय और रोजगार को बढ़ावा देगी। अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्रवार प्रवाह उत्पन्न होगा जिससे उत्पादन, आय, उपभोग, विनियोग में परस्पर वृद्धि की प्रवृत्ति बेरोजगारी का निराकरण कर पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगी, ठीक है। मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने का यही आसान एक व्यावहारिक सिद्धांत है। ये इस सिद्धांत की अभी इस कोरोना के काल में, इस अभी लॉकडाउन के कारण जब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से जूझ रही है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है केन्स का। ये आज भी अप्लाई होता है हर एक अर्थव्यवस्था। अब देखोगे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार को सामने आना होगा, सरकार को अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, निवेश बढ़ाना होगा, तभी हम इस मंदी की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। ये कुछ समीकरण हैं, ये सब हमने देख ही लिए हैं लगभग, ठीक है। ये अपना पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।